बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज साल का वो दिन है जब हम पूरे साल इंतजार करने के बाद ये सोचते हैं कि हमने ईद अपनों में कैसे मनानी है। तो छोटी ईद की मुनासबत से आज की मुलाकात करवाएंगे कुछ बड़ी शख्सियत से जिनका नाम ही बन चुका है उनकी पहचान, और वो करते हैं दीगर लोगों को भी राम। तो बगैर किसी इंतजार के आइए करवाते हैं अपने मेहमानों की आपसे मुलाकात। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं कासिम अली शाह से, जो बनाते हैं इंसान की सोच को बुलंद। इंसान की सोच को मस्बत कैसे बनाया जाता है, ये फार्मूला उन्हीं से चलकर पूछते हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब सोच महदूद हो जाती है। सोच जब महदूद हो जाए, अपना प्लान बी हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उसके मुतालिक सोच नहीं पाते हैं। तो वो शख्सियत जो आपको बताती है कि सोच अपनी महदूद नहीं करनी बल्कि वसी कैसे करनी है, वो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कासिम अली शाह साहब। शाह साहब, आपकी वीडियो मैंने भी देखी और एक ऐसा टाइम आया मेरे ऊपर जब मेरी सोच महदूद हो गई थी, और आपकी वीडियो देखकर मेरी सोच वसी हुई और ऐसे ऐसे मुझे मौके मिले उस सोच की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं उसकी जानिब आऊंगी कि वीडियोस बनाने और लोगों को मोटिवेट करने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। क्वारंटाइन के दिन है, आइसोलेशन के दिन चल रहे हैं, आपकी आइसोलेशन कैसी गुजरी, आपका क्वारंटाइन सोशल डिस्टेंसिंग कैसी गुजरी? अच्छा, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ आपका। और ये वीडियोस क्योंकि फैल गई, बॉर्डरलेस होगी, दुनिया को इससे फ़ायदा हुआ, ये अल्लाह का करम है सारा, अल्लाह ने एक आसानी मेरे लिए कर दी। अच्छा, ये सारा जो क्वारंटाइन का टाइम था और जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं अगर सच बताऊँ ना, मेरे लिए तो बड़ा बेहतर है। मैंने जितनी रीडिंग, जितना मुतालिया, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज, जितनी रिसर्च, जितना पढ़ा और जितना खुद को प्रिपेयर इन दिनों में किया है, शायद ही पहले किया, क्योंकि इससे पहले ये सब काम मेरी ज़िंदगी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोशल ज़्यादा हूँ, मुझे मिलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। दिन में कितने लोग क्लाइंट्स की काउंसलिंग की शक्ल में आते हैं, तो मेरा बड़ा वक्त उन पे लग जाता था। जब से वो सारा सोशल जो डिपार्टमेंट था मिलने मिलाने का, वो ख़त्म हुआ, तो मेरी अपनी ज़ात को, प्रिपरेशन को, रीडिंग को, खुद को प्रिपेयर करने का वक्त मेरा बड़ा अच्छा गुजरा है। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ना करे कभी कोरोना दुनिया में दोबारा आए, लेकिन इस तरह का अगर लॉकडाउन आ जाए ना, तो प्रिपरेशन के लिए बड़ा अच्छा जाएगा। अब हम सेल्फ आइसोलेशन में कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे आपने कहा आप ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं। कभी आपने ये भी डिस्कवर किया कि शाहजी आप करेले भी बना सकते हैं? ये डिस्कवर किया आपने सेल्फ आइसोलेशन? अच्छा, देखिए, मैं खुशकिस्मती से जब मैं वो पुराना ज़माना याद करता हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरी वालदा कहा करती थी कि काश ये बेटी होती। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि मैं अम्मी का इतना हाथ बटाता था कपड़े धोने में और बर्तन धोने में और बाज़ औक़ात घर संभालने में, और एक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा था, यानी जो अपने कपड़े भी खुद धो लेता है, जो अपनी चीज़ें भी खुद अरेंज कर लेता है, जिसको खाना मिल गया ठीक है, नहीं तो वो बाहर से भी कहीं से खा सकता है, वो खुद अरेंज कर लेता है, नाश्ता अच्छा बना लेता है, चाय अच्छी बना लेता है, कोई एक दो डिशें तो बना ही लेता है। तो जो बंदा खुद अपने आप पे डिपेंड कर रहा हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, जिसमें मैं ना हो खासकर, वो जिंदगी बड़ी आसान उसकी रहती है, उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती। ज्यादा मुश्किल उसके लिए जिसने कभी पानी भी उठ के खुद नहीं पिया, जो एक टिपिकल मॉम डैड क्लास है, जो इशारा करती है तो चीजें आ जाती हैं, फिर उसके ऊपर जब पड़ता है, बोझ पड़ता है, जिंदगी की जिम्मेदारियां पड़ती हैं, फिर उसके लिए निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आम जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है। आपने स्पेशली क्या सीखा? कुछ ऐसी चीज जो आपने इस कोरोना से सीख ली हो, घर में रहने से सीख ली हो? सादगी बड़ी जरूरी है, घर बच्चों से अटैच होना बड़ा जरूरी है। मेरी क्योंकि सारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक सी नहीं रही, वो बदलती रही है। जब मैं पढ़ाता था तब मसरूफियात और थी। मेरी जिंदगी में कई ऐसे रोल हैं जो मैंने निभाए हैं। तो पिछले कुछ सालों से
उतना शायद क्वालिटी का टाइम बच्चों के लिए नहीं होता था। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने देखा कि बच्चों को जितना मैंने वक्त दिया, जितना उनको समझना शुरू किया, उतना ज्यादा एक इमोशनल बॉन्डिंग मेरी उनसे बनी। और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह करे लॉकडाउन खत्म हो और हालात बेहतर हो, लेकिन ये जो बॉन्डिंग बनी है, ये बॉन्डिंग सारी जिंदगी ये चले और अल्लाह ताला और ज्यादा मौका दे अपनी औलाद की इस्लाह का, उनको साथ जोड़ने का। एक बात याद रखिएगा, आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं है ना, तो बदतरीन दोस्त फिर उनको जिंदगी में जरूर मिलते हैं। आपने अपने बच्चों की इस्लाह नहीं की तो किसी वक्त में ताना बन जाता है कि बड़ी बड़ी बातें बड़ी की हैं और दुनिया की इस्लाह बड़ी की है और मुल्क बदलने की और मुआशी इनकलाब की बातें की हैं, लेकिन एक छोटा सा इनकलाब जो घर में आ सकता था वो ये इनकलाब नहीं ला सकता। तो आपने ये सीखा कि ये जो बाउंडिंग थी बड़ी जरूरी थी और ये कोरोना ने आपको सिखा दी। कहीं ना कहीं इसका प्रचार सारे कर रहे थे। अमली मुजाहरा, मैं कहता हूँ ये पॉलिसी स्टेट ने नहीं दी, ये पाकिस्तान या अमेरिका ने, ये अल्लाह की तरफ से देखें पॉलिसी आई और सब लोग पाबंद हो गए अपने घरों तक, अपने बच्चों तक, अपनी फैमिलीज तक, और सबको अपने रिश्तों को रिन्यू करने का मौका मिला। तो फिर आप बता दीजिए, आपने अपनी बेगम से क्या सीखा? बेगम से बड़ा कुछ सीखा है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और हम सेटल लाहौर हुए। मेरी बहन बेगम जो है वो टिपिकल शहर से उसका ताल्लुक था, और मैं समझता हूँ कि जो एक तहजीबी इर्तका और जो तहजीबी एक बदलाव है वो, क्योंकि मैं बड़ा बच्चा था, मेरी शादी लाहौर में हुई और मेरी बेगम की वजह से वो एक तहजीब में तब्दीली, मुस्बत तब्दीली पूरे ख़ानदान में आई और सब ने वर्तना, रहना, संभालना, केयर करना, मेंटेन करना, हर चीज़ को पहले से प्रिपेयर करना, दिल बड़ा करना, बांटना, ये सब खूबियाँ मेरी बेगम में मुझसे ज़्यादा पाई जाती थी और हैं, तो ये सब मैंने उससे सीखी है। सही है। अच्छा शादी, गुस्सा भी आता है, इंसान है, इंसान को खुश भी होता है, डिप्रेस भी हो जाता है, हैप्पी भी हो जाता है। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं आप? अच्छा देखिए, हर वो चीज़ जिसको नेगेटिव इमोशंस की शक्ल में कहा जाता है, वो एंगर है, गुस्सा है, हसद है, बुखल, कुछ भी, इब्तदा में आपको मैनेज करना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आपकी खुद शनासी बढ़ती है, अपनी समझ बढ़ती है, आपके लिए उस गुस्से को चैनलाइज करना आसान हो जाता है। तो चैनलाइज करने के लिए क्या होता है, मुमकिन है आप वो जगह बदल लें, मुमकिन है सिचुएशन बदल लें, मुमकिन है कि आप पहले से कहना शुरू कर दें कि ये मुझे बुरा लगता है, मुमकिन है आप अपने जो प्रिंसिपल्स, असूल और वैल्यूज़ हैं उसकी तशहीर करें कि भाई ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, और ये मेरे एथिक्स और वैल्यूज हैं और ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं। तो फिर आप अपने गुस्से से बचे रहते हैं। फिर एक ये भी मैच्योरिटी का एक लेवल आता है कि आपको समझ आ जाती है कि इन सिचुएशंस में मुझे गुस्सा आता है, तो क्यों ना मैं इन सिचुएशंस और इस तरह के लोगों से बचूं। जब बचूंगा तो पता लगता है कि गुस्सा दरअसल आपको किसी पे आता है, दरअसल किसी की गलती की सजा आप अपने आप को दे रहे होते हैं। तो उस सजा से बचने के लिए आप गुस्से की हालत में ही नहीं जाते। बड़ी अच्छी आपने बात की। गुस्सा सबसे ज्यादा और बुरी आदत आपकी जो आप खुद छुटकारा हासिल करना चाहते हैं? अच्छा, बेशुमार आते होंगे जिन पे मैंने काबू पाया होगा। जल्दबाजी हर एक में होती है, मेरे में भी थी। मैंने काबू पाया, मैंने चीजों को डिले करना सीखा, मैंने फैसलों को डिले करना सीखा, मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया, मैं प्रोएक्टिव अप्रोच पे मैंने जाना सीखा। ऑब्वियसली हर वो चीज, मुझे कभी बोलना नहीं आता था। अच्छा। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं कैमरे को फेस नहीं कर सकता था, मैं फियरफुल रहता था, कहीं कॉम्प्लेक्स थे लाइफ के, वो करते करते आपने खत्म किए। दुनिया का कोई बंदा, वो एक बड़ा शानदार लतीफा सुनाया जाता है, किसी गांव में किसी ने जाके कहा कि आपके गांव में कोई बड़ा बंदा पैदा हुआ है, उसने कहा जी निक्के निक्के होने ने बाद बड़े हो जाने। अच्छा। तो नतीजा ये है, मैं भी छोटा सा ही पैदा हुआ था, उगा नहीं था, किसी दरख्त से उतार के अबू नहीं लेकर आए थे। उसी तरह जैसे सारे पैदा हुए थे, वैसे पैदा होने के बाद वो सारे चैलेंज जो जिंदगी में होते हैं उनका सामना करते करते ही इम्प्रूव किया। सही। लाइफ इज नॉट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। तो कासिम अली शाह ने अपने आप को क्रिएट किया है। मेरा ख्याल है हर बंदा कहीं ना कहीं उसके साथ जिंदगी में दोनों काम रहते हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा होता है, अल्लाह उसको मौके भी देता है, अच्छे लोग भी देता है, मेंटोर्स भी देता है। क्रिएट तो अल्लाह करता है। सही। वो हालात भी अल्लाह क्रिएट करता है, वो वसाइल भी अल्लाह क्रिएट करता है, वो दिलों में मोहब्बत भी अल्लाह डालता है, वो इखलास भी अल्लाह डालता है, वो अपॉर्चुनिटीज भी बनाता है। हज़रत अली करबला वजह का बड़ा शानदार कौल आप फरमाते हैं कि जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज या आपकी मंजिलें और मकाम, वो नहीं है जिनकी आप तलाश कर रहे हैं, वो भी हैं जो आपकी तलाश में। अच्छा, आपके सामने ये 3 शख्सियात हैं और आपने किसी एक को एक पैगाम देना है। आपके ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ या फिरदौस आशिक ऐवान। मियां नवाज शरीफ। क्या पैगाम? अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अच्छा, वाह, अच्छा मशवरा दिया। चले जी, कैटरीना कैफ, करीना कपूर या अपनी बेगम, वर्ल्ड टूर पर किसके साथ जाएंगे आप?
वर्ल्ड टूर पे जी 100% अपनी बेगम के साथ उसकी मुझे मुकम्मल गारंटी है कि वो कितनी जेंटलमैन है। सही है, मैं कोई तजुर्बा करने के हक में नहीं हूँ। चले ठीक है। अगर बेगम एक दिन अपनी मर्जी से जीने का कहें तो फिर आप क्या करेंगे? 100% लाओ जी, आप हम अपनी मर्जी से जीते हैं, उसकी भी अपनी जिंदगी है, वो अपनी मर्जी से जिए। सही है। हमेशा मुस्कुराते देखा है, गुस्सा आए तो किस तरह और किस पर निकलता है आपका? देखिए मैं खामोशी इख्तियार कर देता हूँ, अकेला हो जाता हूँ, अलहदा हो जाता हूँ, कोशिश कर, कुशंस भी होते हैं ना, बाद आपके इर्द गिर्द तकिए होते हैं, आप उनमें मुक्के शुक्के मार देते हैं। अच्छा, मार लेते हैं, तो वो कैथारसिस हो जाते हैं। नेचुरल है, हर बंदे को कैथारसिस के सोर्स ढूंढने चाहिए। आपकी कुछ बडीज, आपके प्यारे ऐसे होने चाहिए जहां आप वॉमिट कर दें, वेंट आउट कर दें, अपना आप निकाल दें। तो अदरवाइज तो वो जो कहते हैं ना, गुस्सा अंदर रखना चाहिए। अंदर रखा हुआ गुस्सा तकलीफ देता है आपको, एंजाइटी का शिकार कर देता है। वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को निकाल भी देना चाहिए, लेकिन मुस्बत तरीके से। क्या क्या तरीके हैं निकालना, गुस्सा निकालने के? किसी को बड़ा गुस्सा आया हुआ है, वो मैं कहता हूँ जी 10 किलोमीटर दौड़ लगाए, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वाह, इतना आसान तरीका है। लेकिन अंदर नहीं रखना, वो नुकसानदेह होगा। एनर्जी है, आप एनर्जी को जब भी इस्तेमाल करेंगे वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आप उस गुस्से में कभी दौड़ के देखें, आपकी वर्जिश होगी, गुस्सा भी खत्म हो गया। आप गुस्सा है, गुस्से को आप काम पे लगाए ना जी, उसको चैनलाइज करें। जब भी गुस्से को चैनलाइज करेंगे वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। ईद है आज, समइयों भरी मीठी ईद। आपका पैगाम आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले, आपकी वीडियोस देखने वालों के नाम? देखें, ईद फैसिनेट करती है बचपन में। जो बड़े हो जाते हैं ना, उनको जिनकी ईद है, ईद सबकी है, लेकिन वो बच्चे जिनको ज्यादा ईद अच्छी लगती है, उनकी खुशियों को कहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए। दूसरों को अच्छी यादें बनाने में आसानी फराहम करनी चाहिए। आज का वक्त जो आज है, ये कल का माजी बनना है, तो अच्छी याद बनाना और अच्छी याद बनना सीखें। और याद रखिए, अच्छी याद अच्छे रवैये से बनती है, अच्छे इखलाक से बनती है। दुनिया में कोई भी आपको याद करे, आपकी कम इल्मी एतराज़ हो सकता है, आपके नज़रियात से इख्तलाफ 100% हो सकता है, लेकिन अगर आपका रवैया ठीक नहीं है तो याद रखिएगा एक बुरी याद बन जाती है। हमें बुरी याद बनने से बचना चाहिए। अच्छा, अपने गुस्से का बता दिया आपने, अगर बेगम को गुस्सा आ जाए तो फिर? खामोशी इख्तियार करनी चाहिए हर शरीफ बंदे को। बस इतना सा जवाब? ठीक है। देखिए, मैं तो बल्कि सब जो है ना सुनने वाले उनको कहूंगा, देखिए हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। सही। आपकी जिंदगी की बड़ी चीजें ऐसी हैं, अगर आप वहाँ खामोशी इख्तियार करना सीख लें तो सादी शराजी का जुमला बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं, मैं कभी अपनी खामोशी पे नहीं पछताया, बोलने पे पछताया हूँ। तो अगर जुबान चुप हो जाए, थोड़े सा खामोश हो जाए, सर झुका ले, चुप कर ले, कर दे, ठीक है कर दे, तो आपकी बड़ी बचत हो जाएगी। सही बात। बहुत शुक्रिया शाहजी आपका आज के प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। ईद का रोज है, कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में आप जानते हैं। उनके कोलीग्स ईद मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके प्लेस पर मौजूद हैं। तो कैसे हैं वो ज़ाती ज़िंदगी में और अपने कोलीग्स के साथ कैसे हैं, इनके बॉस जो हैं वो कैसा रवैया रखते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ये हम जानते हैं। सोफिया सुहेल हमारे साथ हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। कैसी हैं? ईद मुबारक। खैरों मुबारक जी, आप कैसे? कैसा काम जाता है? रफ है, एंजॉयमेंट वाला है, एक्साइटमेंट वाला है? और बॉस उसको कैसा आपको, क्योंकि बॉस के ऊपर ही मुनसर होता है कि आपका काम एंजॉय करने वाला है या नहीं। सर, कासिम के साथ काम करना एक जस्ट लाइक ब्लेसिंग, और जिस तरह के वो बोलते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, सेम वैसे ही वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं। और हमें उन्होंने कोई हम पे प्रेशर नहीं होता किसी भी किस्म का कि जो हमें असाइनमेंट्स दी जाती हैं उसके लिए हमें प्रेशर नहीं होता कि हमने कब सबमिट करवानी है। वो हमसे बहुत ही पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से काम करवाते हैं। तो कैसी गुजरी आपकी ये सेल्फ आइसोलेशन वाले दिन, क्वारंटाइन वाले दिन, ये जो हैवी टर्म्स हमने कोरोना वाले वबा में सीखी हैं, कैसी रही आप? देखिए, एक तो डेफिनेटली बहुत से लोग कंसर्न भी थे इस बारे में, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन का भी शिकार हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर गुजर गया। बच्चों के साथ टाइम गुजरने का वक्त मिला, सबसे इम्पोर्टेंट छुट्टियाँ मिली थी हमें, और ऑफ था हमारा। और जितने दिन भी हम जो काम कर रहे थे वो ऑनलाइन कर रहे थे। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ ये थी कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जस्ट लाइक जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा की। सही है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सोफिया, विश यू गुड लक फॉर योर थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे शुएब इमाम से, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एक एसोसिएट ट्रेनर भी हैं और इसके अलावा एक एंकर भी हैं। तो वेलकम टू द प्रोग्राम कासिम अली शाह, आपके बॉस।
اور باس یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بیوی کو ان کے اوپر غصہ آتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو جب باس کے سبورڈینیٹ کو باس کے اوپر غصہ آئے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سر ہمارے باس نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی انہیں باس سمجھا ہے اور نہ ہی ان کا رویہ کبھی ایک باس جیسا رہا ہے. وہ ایک لیڈر ہیں, ہمارے مرشد ہیں اور میرے استاد ہیں, میرے انسپریشن ہیں, میرے رول ماڈل ہیں. تو ایک تو جب ان کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ موٹیویٹ فیل کرتا ہوں, میں ان سے انسپائر ہوں. تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہمارے اندر ہی انرجی آ جاتی ہے. غصے کی جہاں تک بات کریں تو سر غصے میں باس کو تو غصہ آتا ہے تبھی جب غصہ آتا ہے تبھی کام اچھا کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ تب اچھا کام کرتے ہیں جب آپ ان کو صلاحیتوں کے مطابق ان کو کام دیتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے مطابق ان کو کام دیتے ہیں. چلیے ایک اچھی بات عید کے روز ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے بڑوں کا خیال رکھیے اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان سے خوشیاں شیئر کیجیے. اور اب باری ہے آپ کو ایک ایسے مہمان سے ملوانے کی جس کی شخصیت میں شاعری تو ہے ہی, لیکن وہ اپنی شاعری سے سب کو ہنساتے ہیں اور کر لیتے ہیں اپنا گرویدہ. آئیے ان سے ملواتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ٹو اسپیشل شو ٹاپ سٹوری. اس وقت ہم موجود ہیں سید سلمان گیلانی کے ساتھ جو کرتے ہیں دلوں کی بات. شیریں مزاج اور مزاح ان کی طبیعت کا میں شامل ہے اور وہ ہمیشہ لوگوں کو خوش رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. منفرد ان کی شخصیت میں یہ ہے کہ وہ ایک الگ ہی طریقے کی شاعری کرتے ہیں. سلمان گیلانی صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت مہربانی جی. کوارنٹائن, آئسولیشن, آج کی عید کچھ مختلف ہے, آپ کے لیے بھی مختلف ہے یا پھر دوسری عیدوں جیسی یہ عید بھی ہے؟ جی یقیناً بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت جس کنڈیشن سے پوری دنیا گزر رہی ہے, صرف ہم ہی نہیں پاکستان ہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایسا تو کبھی بھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا وقت آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک ہلکی سی جھلک ایک دکھائی ہے. تو ہم سوچا کرتے تھے کہ وہ کیسے ہوگا, وہ جی دجال آئے گا, وہ گدے پر بیٹھا ہوگا, خچر پر بیٹھا ہوگا, اور وہ جی دو گوش ہوں گے اس کے, اس کی سواری کے, تو کیا کیسے یہ تلواریں ہوں گی, تلواروں کا دور ہوگا. تو ہم حیران ہوا کرتے تھے کہ اتنی ترقی کے بعد یہ تنزل کیسے آئے گا. تو اللہ نے جھلک دکھا دی کہ میں نے تو ابھی ہلکا سا ایک اپنا جو ہے نا لشکر جو نظر بھی نہیں آ رہا, اس کو بھیجا تھا, تو آپ لوگوں کا سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. صحیح. اچھا آئسولیشن کے حوالے سے بتائیے کیسے گزری آئسولیشن آپ کی؟ دیکھیے جی پتہ چل گیا آپ لوگوں کی قدر, عورتوں کی قدر ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہو گئی کہ یار ہم تو یہ چند دن اس کو ہم قید ہی سمجھتے ہیں نا. تو دھن حوصلہ ان کا. اسی لیے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو, کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں صرف آپ. فرمایا میں نہیں آتا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ میرے ساتھ ہوگی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. ان کا پھر نہیں آتا. تیسری دفعہ پھر آیا, پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ میرے ساتھ ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. کہتے پھر آؤں گا میں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ تھوڑی سی لبرٹی ضرور دینی چاہیے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. ظاہر ہے گھر تو چھوٹا سا تھا, اس کمرے سے بھی چھوٹا گھر تھا پورا گھر, تو وہ باہر کہیں لگائی. تو اس طریقے سے عورت کے لیے تھوڑا سا گنجائش رکھی ہے اسلام نے. بعض ہمارے مولوی صوفیاء حضرات جو اس پر کر جاتے ہیں, تو تھوڑا سا ان کو چاہیے. سلمان صاحب یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے آئسولیشن میں بھی بہت ہی ایک اچھی بات نہیں میں سیکھی اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. بہت ہی یعنی ضروری ہے کہ نکلا جائے باہر نا. اب زیادہ سے زیادہ میں باہر تھڑے تک جاتا ہوں, وہ بھی یہ پورا وہ ماسک پہن کے. تو کوشش یہی ہوتی ہے, سینیٹائزر رکھا ہوا ہے دروازے میں, وہ صابن اور وہ پانی کی ٹوٹی ہے آتے جاتے. اب اپنے مداحوں کو کیا کہیں گے کہ عید کیسے گزارے وہ؟ عید یقیناً رمضان میں بھی چونکہ کاروبار ایسے نہیں تھے جیسے کہ عام روٹین میں ہوتے ہیں,
तो वो मुनाफे भी नहीं होंगे, वो लोगों के पास वो जमा भी नहीं हुई होगी, पसमानदा क्या कहते हैं वो पसंदाज नहीं कर सके होंगे कोई रकम, तो एक्स्ट्रा उनको करना भी पड़ा, अपने अजीज़ों को गरीब लोगों का ध्यान भी रखना पड़ा, जिनके खुसूसन जो छोटे कारोबार थे या जिनकी दिहाड़ीदार लोग थे, तो मुमकिन है कि रमज़ान में वो ऑलरेडी उनकी मदद कर चुके हों या रमज़ान से पहले, क्योंकि ये तो रमज़ान से भी महीना 2 महीने पहले का मरज़ चला आ रहा है। तो इसलिए कोशिश तो यही करें कि ईद अपने लिए सादगी से, अपनी ईद भी सादगी से गुजारें और उनको भी इतना ध्यान रह जाए कि उन लोगों का भी कुछ ना कुछ। अच्छा, अब ईद की बात हो रही है और ईद बाकी ईदों से मुनफरिद है, अलग है, और कुछ क्वारंटाइन आइसोलेशन में गुजर रही है। ईदों पे कुछ सुनाएंगे आप हमें? हाँ, मैं जरूर सुनाता हूँ। ईदों पर जिस अंदाज से जाहिर है कि हम तो मुसाफा भी नहीं आजकल कर रहे हैं काफी अरसे से, और हमने एक सोशल डिस्टेंस जो रखा हुआ है कि जो जरूरी है, तो वो अभी बरकरार रहना चाहिए। और ईद पर तो यही है कि जाएं झुका के गर्दन झुका के जाएं, आंखें ना मिलाएं। जब आपकी आंखें मिल चार होंगी ना, तो जी करेगा कि आप मुसाफा भी करेंगे, मुआनका भी करेंगे। कई बड़े ढीठ होते, छड्डो जी कुछ नहीं होता। ये जो इटली और स्पेन और ये फ्रांस में यही हुआ, वो छड्डो जी कुछ नहीं होता। वहाँ अपनी बोली में कहते होंगे छड्डो जी कुछ नहीं होता। तो ये छड्डो जी कुछ नहीं होता जो है ना, इसने बड़ा काम खराब किया है। ये इस बार इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कुछ हो सकता है। अब भी खूबसूरत पैगाम, अब भी बड़ा वक्त, बहुत खूबसूरत पैगाम। अब हमें कुछ सुनाइए। इन दिनों मत करें सफर, आप घरों में ही रहें। इन दिनों मत करें सफर, आप घरों में ही रहें। बेगुमों का भी हो जो डर, आप घरों में ही रहें। बेगमों का भी हो जो डर, आप घरों में ही रहें। ताके ना आप इधर उधर, आप घरों में ही रहें। ताके ना आप इधर उधर, आप घरों में ही रहें। ताके ना आप इधर उधर, आप घरों में ही रहें। बीवियों पर हो बस नजर, आप घरों में ही रहें। बॉस के सामने तो है, सास के सामने नहीं। बॉस के सामने तो है, बॉस के सामने तो है, सास के सामने नहीं। कोई दलील कारगर, आप घरों में ही रहें। डोइयां और मधानियां सख्त हैं पर फिजाए शहर। और डोइयां और मदानियां सख्त हैं पर फिजाए शहर। घर से है बढ़ के पुरखतर, आप घरों में ही रहें। घर से है बढ़ के पुरखतर। बेगमों से है कह दिया, शादियां वादियां बंद हैं। बेगमों से है कह दिया, शादियां वादियां बंद हैं। बंद हैं ब्यूटी पार्लर, आप घरों में ही रहें। बंद हैं ब्यूटी पार्लर, आप घरों में ही रहें। और एक और कथा सुन लीजिए कि बस घर में रहें हम, न कहीं आए न जाएं। बस घर में रहें हम, न कहीं आए न जाएं। कोरोना ने किस कर्ब में ये डाल रखा है। कोरोना ने किस कर्ब में ये डाल रखा है। मेहमानों के आने से तो टलती हैं बलाएं, और हम हैं कि मेहमानों को ही टाल रखा है। और हम हैं कि मेहमानों को ही। अलमिया है, क्या करें हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वक्त आप दाद के मुस्तहिक हैं और आपने बहुत ही खूबसूरत लिखा है और हमारी ईद दोबाला की है, और आपने आइसोलेशन और क्वारंटाइन को भी आपने बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। यही पैगाम भी इसी में। ठीक है। अच्छा गिलानी साहब, अब आपको हमने चंद लफ्ज देने हैं, उसके ऊपर आपने क्या करना है कि आपने कुछ हमें क्रिएटिव सा सुनाना है।
سب سے پہلا لفظ آپ کے پاس ہے عید. عید ملنے بھائیوں بہنوں کے بچے آ گئے, ہم نے سوچا جپھیوں پر ہی گزارا کیجئے. بچے بولے جپھیوں کو پپیوں کو چھوڑیے, عید کا دن ہے ہمیں تو آج عیدی دیجئے. ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے, ہم یہ بولے ہم یہ بولے اف کہاں سے لائیں ہم اتنے روپے. بچے بولے IMF سے مدد لے لیجئے. بچے بولے, بچوں کو بھی پتا ہے کہ ایک سہارا ہے کوئی اللہ کے علاوہ, ان سے یہ دے جا سکیا رہا ہے خدا, پھر اللہ ہی بوٹا لائے گا. صحیح, ماشاءاللہ, بہت اچھا. اچھا, آج کل ہم فرنٹ لائن کا جو ایک لفظ ہے استعمال کر رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ان کی بڑی قدر و قیمت بھی نظر آ رہی ہے اس وقت. ڈاکٹرز کے لیے کچھ عرض کر دیجیے. بے شک آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اس وقت یہ طبقہ جس طریقے سے کھڑا ہے اس محاذ پر, اس کے لیے میں نے 2 قطعات. ارشاد. عظیم لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز اور ان کا سٹاف, عظیم لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز اور ان کا سٹاف, جو لڑ رہے ہیں نہتے ہی اس وبا کے خلاف. ان کے پراپر کٹس نہیں ہیں ان کے پاس, جو لڑ رہے ہیں نہتے ہی اس وبا کے خلاف. یہ ایسی نیکی ہے جس کے عوض قیامت میں گناہ ان کے ہیں جتنے وہ سارے ہوں گے معاف. انشاءاللہ. گناہ ان کے ہیں جتنے وہ سارے ہوں گے. ہمارے دل میں بہت احترام ہے ان کا, ہمارے دل میں بہت احترام ہے ان کا, ہمارے دل میں بہت احترام ہے ان کا. کورونا کے جو مریضوں کا کر رہے ہیں علاج, کورونا کے جو مریضوں کا کر رہے ہیں علاج, وہ ڈاکٹر ہوں کہ ہوں پیرا میڈیکل والے, وہ ڈاکٹر ہوں کہ ہوں پیرا میڈیکل والے, کریں گے پیش انہیں ہم تو عقیدتوں کا خراج, کریں گے پیش انہیں ہم عقیدتوں کا خراج, خراج عقیدت. اچھا, اب آپ کے پاس 3 الفاظ ہیں, سیاستدان, غریب عوام اور مہنگائی. ان میں سے کچھ کے اوپر آپ فرما دیجیے. جی کیا کہنا ہے. مہنگائی نے ایک عذاب میں ڈالا ہے, مہنگائی نے ایک عذاب میں ڈالا ہے, اور مشکل ہوا غریب کو ایک نوالا ہے. مشکل ہوا غریب, کم از کم اتنی تنخواہ تو دے ہم کو. واہ. اب پوچھ لی میں نے کس کو کہا ہے, کون دے گا, جو بھی ظاہر ہے کہ اوپر ہیں ان تو. کم از کم اتنی تنخواہ تو دے ہم کو جتنے کا شلوار میں تیلی نالا ہے. واہ, بہت شکریہ سید سلمان گیانی صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ہماری کوارنٹائن آئسولیشن عید آپ نے دوبالا کر دی, اور جو خراج عقیدت آپ نے ڈاکٹرز کو پیش کیا ہے, اور ضرور وہ اس بات کے مستحق ہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اس وقت ہم موجود ہیں ویٹرن اداکار راشد محمود کے گھر. وہ عید کیسے مناتے ہیں, انہوں نے اپنی سیلف آئسولیشن کیسے گزاری ہے, یہ تمام چیزیں اور کچھ مزیدار باتیں ان سے کرتے ہیں. آئیے چلیں. راشد صاحب, پروگرام میں خوش آمدید, عید مبارک. بیٹا آپ کو بھی, اور تمام ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ تمام امت مسلمہ کو, کیونکہ یہ چینل جو ہے یہ صرف یہیں تو نہیں دنیا بھر میں دیکھا جاتا, تو سب کو عید مبارک. اٹس اے پلیئر فار می. عید کا دن ہے, لیکن یہ عید جو ہے یہ ذرا کمپیریٹیولی جو ہمیشہ ہمارے ملک میں ہوا کرتی ہے ویسے نہیں, لیکن بینگ اے مسلم یہ ایک پلیئر کا تہوار ہوتا ہے. رمضان کی رمضان کی ساری جو اس کے بعد جو ایک انسینٹیو, ایک پلیئر جو رب ہمیں دیتا ہے بینگ اے مسلم, وہ عید کی شکل میں ہوتا ہے. تو عید مختلف ہے آپ کی پچھلی عیدوں سے؟ دیکھو بیٹا, آپ کی بار یہ جو ایک ابتلا یہ کورونا وائرس کی شکل میں پورے گلوبل لیول پہ دنیا بھر میں آئی ہوئی, اس سے یہ ہے کہ کچھ روایات, کچھ ٹریڈیشنز ہماری نہیں ساری دنیا کی انٹائرلی چینج ہوئی تھی.
لیکن ہم خوفزدہ اس لیے زیادہ نہیں ہوئے کہ مسلمز جو ہیں ان کا بلیو ہے کہ ہم اس زمین پہ آئے ہیں تو ایک دن ہمیں اب اپنے رب کے پاس واپس بھی جانا ہے، اور کب کس نے جانا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ راشد محمود نے گھر کی جھاڑو دی؟ میں نے جھاڑو نہیں بیٹا، میں نے اپنے گھر کی جو الماریاں، یہ جو تھوڑی سی بے ترتیبی اگر ہے تو میرے کمرے میں بچیاں گھر جو وہ کام جو میری بیوی مجھ سے مدتوں سے کہ آپ اپنی وارڈروب یہ بھری پڑی کیا ٹھوس ٹھوس کے چلے جاتے ہیں، باری باری ایک دن میں ایک صاف کر لیے، دوسرے دن شوز ووز جہاں رکھے ہوئے ان کی سب، تو کرتے کرتے بے شمار ایسے کام ہیں جو شاید ساری زندگی اوائڈ کیے ہم نے، بڑے شوق سے کیے، وقت بھی تھا، رمضان بھی گزرتا سر پہ رہا، پڑی تو کر لیا۔ ہاں کھانے وانے، میں تو ویسے بھی چونکہ زندگی میں سیلانی رہا، میرا پیشہ میرا شعبہ جو ہے وہ مجھے لیے پھرا ساری دنیا بھر میں، تو وہ لیکن کچھ نئی ڈشز جو ہیں، اب میں نے کئی کھانے جو ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریے کیا کیا نئی ڈشز آپ نے بنائی؟ بیٹا میں چائنیز بہت اچھا بناتا ہوں، میں چونکہ کراچی میں بھی رہا ہوں تو مجھے سندھی بریانی جو ہے بہت عمدہ بنانی آتی ہے، میرے سندھی دوست جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ تو نے کہاں سے سیکھ لی؟ ابھی میں نے کہا تیرے گھر گیا تھا تو تیری اماں میری اماں نہیں، میں نے پوچھ لیا تھا کیسے کیسے پودینہ یوں رکھنا ہے، اس میں دھنیا اتنا ڈلے گا، اس کی ریسیپی میں یہی، تو اس طرح کی چیزیں پھر بیسیکلی کاسٹ وائز کشمیری جو ہوتے ہیں نا ویسے چٹورے ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کے میں نے دیکھا ہے آپ کی ٹیبل کے اوپر ایک پین ہے، اسٹیک پین، وہ بھی آپ نے منگوا لیا ہے، عید پہ اسٹیک بنے گا۔ دیکھو اگر جی چاہا تو، ورنہ اب یہ ہے کہ اس قدر ایک اعتدال سا زندگی میں آ گیا ہے، اس میں دنیا سے ایک ڈسٹینس رکھ کے گھر میں رہنے کا، ایک تو بیویاں جن کو میرا خیال ہے ہر بیوی کو گلا ہوتا ہے، ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ لوگوں کا، یہ جو بچے بیہائنڈ دی کیمرہ اس وقت ہمارے شو کو کیپچر کر رہے ہیں، ان کی بیویاں روز ان سے کہتی ہیں آپ جاتے ہو 2 بجے آتے ہو 3 بجے آتے ہو، تو اس میں یہ ہے کہ میری بیوی نے جو 50 برس کے گلے تھے نا وہ اس 2 مہینوں میں ہو گئے پورے، ہو گئے، پتہ نہیں اب وہ کہہ لڑائی تو نہیں ہوئی؟ نہیں وہ پتہ نہیں مجھے کہہ نہیں رہی، دل میں کہتی ہو کہ یہ تو چمیٹک ہے بھائی، اب یہ جاتے ہی نہیں، تو یہ تو نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے لڑائی بھی ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی، ایسا نہیں۔ صحیح۔ کوارنٹائن، سیلف آئسولیشن، لاک ڈاؤن، سب سے زیادہ بڑی چیز راشد محمود کو کیا سکھا گئی؟ احتیاط، محتاط، اعتدال، انڈیو ایسے ہی وہ جو چھلچھلیں ہوتی نا، یہ آپ زندگی میں ایک سلیقہ، ایک کرینہ جو ہے اس سیاحت کو، آپ کو اپنی زندگی کی شیڈول کرنا جو ہے وہ سکھایا اس نے، صبر سکھایا اس نے، اور پھر جب آپ اکیلے بیٹھے زیادہ دیر کے لیے تو پھر آپ فیکٹس بلیور جن شعبوں میں نہیں تھے وہ بھی آپ کے اندر ہوگا، آپ کو احساس ہوا کہ میں گھر میں جیسے ایسے بیٹھا ہوا اور کھانا کھا رہا ہوں تو میرے برابر بھی وہ جو فلاں ہے اس میں تو انہوں نے وہ تو میں تو پھر بھی چل پھر کے 100 کام کر لی، تو وہ تو بیچارے جاب کرتے ہیں یا ان کی تو وہ تو سارا کچھ بند ہے، تو وہ جو ایک ایفیلیشن ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی، یقیناً مجھ میں نہیں سبھی میں ہوئی ہوگی، اور میں نیچرل کون ہوئی ہوگی سب میں سب۔ جاتے تھے لوگوں کے گھر عیدی جمع کرنے؟ بالکل جاتے تھے، ملا کرتا تھا، کہیں سے 5 روپے کہیں سے 10 روپے، اب کئی 5-10 والے زمانے ہاں نا کئی کیا جایا کرتا تھا ان میں؟ 100 ہو گیا تو ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اب 1000 کسی بچے کو تو اس کی شکل بولتے ہیں 1000 روپے دے کے اس کا کیا آئے گا، تو صرف ایک دیکھو عید جو ہے نا یہ ایک پلیئر ہے، آپ زندگی کے بچپن سے لے کے 55 اور اس سے اگلی دہائیوں تک میں بھی چلے جائے، یہ ہے ایک پلیئر کا جیسے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا چیز سب یاد ہے ابھی تک کہ عیدی کے پیسے ملے تھے اور وہ چیز لینے کی آپ کو تمنا تھی اور پھر آپ نے لی عیدی کے پیسوں سے؟ پر بھی اس زمانے میں تو یہ کلفے شلفے اور یہ جو اب سارا کچھ یہ ہوتا چوک پہ لگے ہوئے جھولے، برف کے گولے ہوتا تھا رنگ برنگے، وہ کھا لیا اور ہر بچہ کھا لیا کرتا تھا، گول گپے والا ہے یا کچھ اس طرح کی جن چیزوں کو آج کے زمانے میں فضول کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اسکولوں کے باہر دکانیں یہی ہوا کرتی صحیح، تو لیکن اس میں وہ جو کانٹینٹس ہوا کرتے تھا وہ اس قدر معیاری تھے، جو اب لوٹ اور ایک ویژول بہت اچھا کانٹینٹس اندر وہ ہوتے نہیں، تو تب وہ چیزیں تھی، تو جیسے میں ہی نہیں ساری دنیا ہی ایسے کرتی تھی، اور ہمارا پلیئر وہ جو ہے، لیکن چونکہ سب کو اپنا ماضی جو ہے اس کے ریفرنس جو ہے وہ زیادہ
बेहतर लगते हैं तो कभी बैठ के एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी आज की यूथ जो है वो हम तो अपने माजी को साथ साथ लिए फिरते रहे। आज का बच्चा जो है वो मुस्तकबिल की सोच फ्लैश फॉरवर्ड में लिव करता है। सही। वो ये सोच के अपने जिंदगी के पैटर्न और सिनेरियो बना रहा है कि मुझे कल को क्या करना है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह फर्क है हमारी और आज की जनरेशन। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? कुछ ड्रामे भी हैं, वो भी अभी तो फिलहाल सारे ब्लॉकिंग हो गई। मैं तो अभी सोच रहा था कि ये टेनोर अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म अब हो आप जाएगा। सही बता नहीं रहे, आप बताइए कि आपकी सैयद नूर के साथ भी फिल्म आ रही है, शान के साथ भी आ रही है, तो ये तमाम चीजें हम सुनना चाहते हैं। सारे क्या मेरे प्रोजेक्ट्स हैं? बेटा मैं चूंकि बहुत ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन बहरहाल करता हूँ। टेलीविजन का कर रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट मेरे टीवी के जो हो रहे थे, अब वो रुके हुए। सैयद नूर साहब की फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी, मैं उसमें भी हूँ। वो भी फिल्म तकरीबन कंप्लीट है, ऐसे ही उसका 2-3-4 रोज का काम है, वो भी खत्म हो गया होता। अभी ये कोरोना वाली इत्तला नहीं होती। बिलाल लाशारी साहब वाली फिल्म जो है हमारा की मौला जट, मैं उसमें भी एक रोल किया है मैंने। फिर शान साहब की ये जो फिल्म ज़राना मेरा बड़ा लाडला, और वो मैं समझता हूँ मेरे मुल्क के बड़े फिल्म के हवाले से बड़े रजिस्टर्ड आर्टिस्टों में उसको आप किसी भी लेवल पे कहीं भी खड़ा कर सकते हो। उसमें ये जो एलिगेशन गुजर, तो वो आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, आप अपने लिए लेते थे उसे कि उसके बाप पे कोई एहसान किया आपने उसको लिया, तो आपका वो बदमाश बिका भी तो आपने तब तक तो लिया ना आपने। फिर इसके अलावा एक और फिल्म है दिल्ली गेट, उसमें भी हूँ मैं। फिर एक फिल्म दिल्ली गेट पाकिस्तान की है? हाँ पाकिस्तान की है। ठीक है। एक फिल्म और नई शुरू हुई है छत्तीसगढ़, मैं उसमें भी हूँ। एक फिल्म करतारपुर के हवाले से उस इवेंट पे इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स में तो कुछ काम है, लेकिन अभी फिलहाल सारा प्रोजेक्ट जो है ना रुक गया। अब आखिर में हम एक लाइटर नोट के ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपने इतना काम किया है, कुछ ऐसी याद जो बड़ी मज़ाहिया हो कि हमारे देखने वालों की आज ईद दोबाला हो जाए, कोई ऐसी मेमोरी? अब आप आए हो, आप ये जिस चौक से शबाब चौक से अंदर की तरफ आए हो ना जी, एक दिन की बात नहीं, मैं पहले भी एक आध बार तस्करा कर चुका हूँ, बड़ी मजे की बात। मैं गाड़ी से अपनी गली से यूं अभी वो जो नदीम शहीद रोड है उससे सड़क पे कुछ 4-4.5 फुट इधर होगा तो एक बुजुर्ग साइकिल पे तो घबरा के तो गिर गया। आपको देखकर? हाँ, नहीं पता नहीं क्यों किसको देखकर यूं देख रहे उनको, क्या गिर गए। मैंने ब्रेक लगाई उतर के, अरे मैंने कहा बाबा आप तो क्यों गिर गए? मैं तो अभी तो पहले तो मैंने ठीक ठाक करके देखते। अब तो वही है ना, मैं जो टीवी पे अच्छे काम करता ना बाहर अच्छे करते, उन्होंने मुझे नेगेटिव रोलों को, अरे मैंने कहा बाबा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो खुद ब खुद गिर गए। कहने लगे तो करीब आता तो तब भी तो मुझे गिरना ही था ना। तो इस तरह के में सैप्स होते हैं। एक दफा मेरा एक प्रोजेक्ट था रऊफ खालिद साहब का, लाग या क्या कुछ इस तरह का टाइटल था उसमें। तो उसमें एक एपिसोड रात को चला जिसमें मैं, नादिया खान भी उसमें थी, हीरोइन थी मेरे साथ। तो एक बच्ची होती है जो मेरी न्यूज़ की होती, मैं रात को तकिया दबा के उसको मार देता हूँ। उससे अगला दिन गाड़ी में गए हुए रीगल उस पर सिग्नल के करीब, तो एक गाड़ी मेरे बराबर में आके रुकी, बच्चियाँ कुछ बैठी हुई थी, आप तरह की बेटियाँ। तो मुझे, मैं अपने शीशे में देखा उनकी को अम्मा या दादी अम्मा या कोई भी, तो वो सारा उनकी दाढ़ी मेरी। तो उसने उनका कि आगे करा गया, उन्होंने यूँ शीशा ही हूँ तो मेरी तरफ देख कहते हाँ ये वही मरदूद है, रात उसने अपनी बच्चियों को मार दिया। तो बात सभा इस तरह के ताने तस्वीर जो है, बट मैं इसको माइंड नहीं करता। वो मेरे उस कैरेक्टर के उस पोर्ट्रेट ने इतना कन्विंस किया कि दिल से उन्होंने उनको, ये तारीफ है एक डिस्गाइज में कि आपने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है कि लोगों को असल लगा, उसके दिल से निकली है कि वही मरदूद बैठा। तो इस तरह की एक और है शाहीन, दैट वाज माय डेब्यू सीरियल कराची का। तो सिंध यूनिवर्सिटी में मैं और इस्माइल शाह दोनों गेस्ट उन्होंने बुलाए एक बहुत बड़े स्टूडेंट्स के इवेंट के लिए। तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा जी हम आ जाएंगे। इस्माइल शाह कहीं और जगह रहता था, हमने कहा जी हम आ। अब मैं वहाँ चले गया हूँ, तो मैं पहली बार गया हूँ उस यूनिवर्सिटी में, मुझे पता भी नाम है वहाँ किसी को जानता था। अब मैं उधर जाके तो उसको बॉदर ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब मैंने फील कर लिया, मुझे अंदर से स्पीकर से आवाज़ भी आना शुरू हो गई, उनका फंक्शन शुरू हो चुका होगा। और वो
तो मैंने जो बच्चे इधर वो घबराए, अरे मैंने कहा भाई मैं कब से आया हूँ, मुझे बुलाए। कहने लगे जी हम उधर यहाँ राशिद महमूद साहब के उनको रिसीव करना वो, अरे मैंने कहा भाई मैं 25-30 मिनट हो गए मैं ही हूँ राशिद। इस तरह का मेरा हुलिया इस तरह का सही है। इस तरह क्यों होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हम अपना कीमती वक्त देने और ईद हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ गुजारने के लिए। बस बेटा अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके साथ ईद मना ली। अब ये और लाहौर के साथ आपने ईद मनाई आज। अब ये जो डिस्टेंस वाला जो है ना, उसको मैं ये ईद का जो बकिया सारा दिन उसमें इंशाल्लाह मेंटेन रखूंगा। ठीक है। और कहीं कोई ईद के हवाले से इस तरह का मसला होगा तो उसका कहूँगा यार मवासलाती राबते पे फोन पे ईद मुबारक आप मुझे कह दो, आपको कह लेता ठीक है, बहुत तो सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी। आप Thank तो you. शी फ्लाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी ईद स्पेशल, और हमने आज बहुत ही मज़े के साथ, बहुत ही टैलेंटेड लोगों के साथ, और वो लोग जो माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं उनके साथ ईद गुजारी है। आप अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, और ये आप सोचकर ईद गुजारिए कि हमें अल्लाह ने एक और खुश नसीब, एक और खूबसूरत दिन अता किया है, उसको हमने खुशगवार बनाना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।